बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 13 स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट 3 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना। पार्ट 3। अच्छा, इससे पिछले 2 पार्ट की तफसील बता दूं आप लोगों को। पहले पार्ट 1 देखना लाजमी है। स्पेक्ट्रोस्कोपी की बेसिक्स जो है उसमें बताई हैं मैंने, वो देख लीजिए लाजमी। लाइट क्या है, कितनी किस्मों की होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं, वेव क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेव नंबर क्या होता है, वेव लेंथ क्या होती है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो मैंने पार्ट 1 के अंदर तफसील से बताई हैं। और स्पेक्ट्रोस्कोपी का बुनियादी मकसद क्या है कि ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक है क्यों, क्या ज़रूरत इसकी पेश आ गई, ये सारी तफसीलात मैंने पार्ट 1 में बताई हैं। फिर पार्ट 2 के अंदर जो है हमने मेथड्स जो हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के, उनमें से पहला मेथड जो है वो डिस्कस किया था, इंफ्रारेड IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है। और अब जो है दूसरा मेथड जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं हम, अल्ट्रा वायलेट विजिबल, जिसको UV विस स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है, ये डिस्कस करने जा रहे हैं। अल्ट्रा वायलेट, जिसको UV भी कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट ऑब्लिक विजिबल, और इन दोनों का कलेक्टिवली नाम, अल्ट्रा वायलेट विजिबल को UV विज कलेक्टिवली जिसको कहा जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है भाई। तो ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि लाइट जो है हमारी बुनियादी तौर पर 2 किस्मों की होती है, विजिबल लाइट और इनविजिबल लाइट। विजिबल लाइट वो जो हमें अपनी आंखों से नज़र आ जाती है, बल्कि ये कहना गलत है, वो हमारी आइस के साथ इंटरेक्ट हो सकती हैं लाइट, उसको विजिबल लाइट कहते हैं। और उससे आप वाकिफ़ हैं, ये जो सनलाइट है आपको पता है कि ये जो है वो बज़ाहिर 7 लाइट्स का मजमूआ है, जो कि आपको किससे नज़र आती है, जब सनलाइट प्रिज्म से टकराती है। तो प्रिज्म का कमाल ही ये है कि ये सनलाइट जो आ रही है, जो बेसिकली पैकेट है बहुत सारी लाइट्स का, तो ये प्रिज्म जो है इस पैकेट को तोड़ देता है। ये जो सनलाइट आ रही है ये क्या है, ये पैकेट है मुख्तलिफ़ लाइट्स का, और प्रिज्म से टकराने के बाद प्रिज्म क्या करता है, इसको तोड़ देता है, इस पैकेट को तोड़ देता है, इसमें से लाइट्स जो हैं वो बाहर निकाल देता है, जिनको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ये लाइट जो है वो कलर्स में टूट गई। भाई वो जो कलर्स हैं ना, बेसिकली वो लाइट्स है जो आपको नज़र आ रही हैं, जिसको विबग्योर कहते हैं, विबग्योर कहते हैं। ठीक है, जिसमें वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है, ये 7 होते हैं हमारे पास विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये इसीलिए अब ये जो लाइट का हिस्सा है जो कि आपको नज़र आ रहा है कलर्स की शक्ल में, ये हो गया विजिबल लाइट। बस यही है वो लाइट जो आपको नज़र आती है। ठीक है, उसके बाद जो इनविजिबल लाइट हमारे पास आती है, याद रहे मैं उस लाइट की बात नहीं कर रहा जो आपके घरों में जल रही है, नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा। ठीक है, मैं सनलाइट की बात कर रहा हूँ। सन से जो लाइट आ रही है, तो सन से सिर्फ यही लाइट नहीं आ रही जिसको हम विजिबल लाइट कहते हैं, जिसके अंदर से ये 7 जो है वो आपने कलर्स देख लिए, 7 डिफरेंट लाइट्स आपने देख ली। कुछ इनविजिबल भी लाइट्स होती हैं इसी सनलाइट के साथ जी। और वो इनविजिबल लाइट्स कौन कौन सी होती हैं? वो हमारे पास इंफ्रारेड होती है, अल्ट्रा वायलेट होती है, गामा रेज होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं। ठीक है, ये होती हैं। शुरू में ये बताया गया है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं पेज नंबर 270 के ऊपर। तो ये वो लाइट्स हैं जो कि इनविजिबल हैं। आ कहाँ से रही हैं? ये सन ही भेज रहा है हमारी ज़मीन पर। ठीक है, तो अल्ट्रा वायलेट हो गई, एक्सरे हो गई, गामा हो गई, माइक्रोवेव हो गई, रेडियो वेव्स हो गई, इंफ्रारेड हो गई। ये 6 जो अभी आपने नाम सुने, ये 6 के 6 कौन सी लाइट है? ये इनविजिबल लाइट है। तो विजिबल लाइट और इनविजिबल लाइट। इससे पिछले वाले मेथड के अंदर हमने इस इनविजिबल लाइट में से एक लाइट इंफ्रारेड की मदद से स्पेक्ट्रोस्कोपी की थी, यानी कि हमने पहचान लिया था
उसका मकसद सिर्फ इतना था कि फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट हो जाए। कोई भी सैंपल आपके सामने है, आपको नहीं पता ये क्या चीज़ है, लेकिन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं, वो इस सैंपल के अंदर से फंक्शनल ग्रुप अगर कोई है, मिसाल के तौर पर OH ले लीजिए, अगर ये फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर मौजूद है तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का मेथड आपको बता देगा कि भाई ये जो चीज़ है इसके अंदर ये फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप्स की हद तक तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको मालूमात दे देती है। लेकिन वही बात मैं आपसे कहा है कि जब एक से ज़्यादा मेथड हमारे पास मौजूद हैं तो एक से ज़्यादा मेथड आते ही इसलिए हैं क्योंकि एक मेथड जो है वो पूरा काम नहीं कर रहा होता। हमें नहीं पता अभी इस सैंपल के बारे में, भी इतना ही पता है कि इसमें ये फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, इससे बात तो पूरी नहीं होती। हमें तो एग्जैक्ट कंपाउंड जानना है कि ये असल में है क्या। समझ में आ रही है बात आप? फिर अब ये दूसरा मेथड आया, हमने इसके अंदर, जैसे कि इसके नाम से भी पता है, अल्ट्रा वायलेट और विजिबल, यानी कि विजिबल लाइट कौन सी है, वही विबग्योर है 7 कलर्स वाली, वो और अल्ट्रा वायलेट, इनको अब यूज़ कर रहे हैं हम। और इसकी मदद से हम ये जानना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या मौजूद है। ये मैं आपको बता दूं कि अल्ट्रा वायलेट या विजिबल जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये आपको बताता है डबल बॉन्ड मौजूद है या नहीं, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है या नहीं। सिंगल बॉन्ड के बारे में आपको ये नहीं बताएगा ये मेथड, क्या आया इसके अंदर सिंगल बॉन्ड मौजूद है या नहीं। लेकिन अंडरस्टूड बात है कि पहले बनता ही सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद डबल बॉन्ड आता है, फिर ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो ये बात तो तय है। तो ये मेथड आपको सिर्फ डबल बॉन्ड बताएगा और ट्रिपल बॉन्ड बताएगा। ठीक है, एक तो आपको ये बता रहा है ये बात, दूसरा आपको ये भी बता रहा है कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी अगर मौजूद है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम का क्या मतलब है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब यही है, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर अल्टरनेट डबल और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हैं। कुछ याद आया आपको? एरोमेटिक रिंग्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, उनमें अल्टरनेट डबल और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होते हैं, डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं, ये तो ये एरोमेटिक रिंग्स जो है इसका भी आपको बताएगा। इसके अलावा हमारे पास अल्टरनेट डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी होते हैं। तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम आपको यही बताता है कि अल्टरनेट डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो है वो मौजूद हैं या नहीं है। ऐसा कोई भी सिस्टम हो जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड मौजूद हैं, अल्टरनेट ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हैं, इस सिस्टम को हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो ये भी आपको बताएगा अल्ट्रा वायलेट या विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। लेकिन बताएगा कैसे, ये है वो बुनियादी सवाल कि बताएगा कैसे, क्या होगा। ये बात मत भूलिएगा कि ये अल्ट्रा वायलेट या विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर ये अल्ट्रा वायलेट UV या फिर ये विजिबल जो हमारे पास हैं, ये बेसिकली क्या हैं? रेडिएशंस हैं, रेडिएशंस हैं। समझ में आ रही है बात आपको? रेडिएशंस, आसान लफ्ज़ों में लाइट, लेज़र लाइट समझ लीजिए। तो ये लेज़र लाइट ही है। अब ये लेज़र लाइट पड़ेगी सैंपल के ऊपर, यानी कि ये अल्ट्रा वायलेट जो है वो लाइट इस सैंपल के ऊपर टकराएगी, इससे स्ट्राइक करेगी इसको। तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि इसके अंदर इससे टकराए ही, हो सकता है कि अल्ट्रा वायलेट लाइट इसमें से गुज़र जाए, हो सकता है अल्ट्रा वायलेट लाइट इसमें से कुछ गुज़र जाए, कुछ टकरा जाए। अब ये जो टकराने की बात मैं कर रहा हूँ ना, इसका मतलब है एब्जॉर्ब होना, एब्जॉर्ब होना, एब्जॉर्ब होना। तो ये अल्ट्रा वायलेट लाइट, अभी मैं विजिबल लाइट की बात नहीं कर रहा, सिर्फ अल्ट्रा वायलेट की। तो ये अल्ट्रा वायलेट लाइट जब इससे टकराएगी तो इसका कुछ पोर्शन जो है ये एब्जॉर्ब कर लेगा सिस्टम। ये जो चीज़ है, हमें नहीं पता ये क्या चीज़ है, ठीक है, कुछ पोर्शन इसका ये एब्जॉर्ब कर लेगा। और जो पोर्शन एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा वो क्या हो जाएगा? वो ट्रांसमिट हो जाएगा। ट्रांसमिट या फिर इमिट, ट्रांसमिट भी हम कहते हैं, खारिज हो जाएगा, या इमिट दूसरी तरफ निकल आएगा। तो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई ये रेडिएशन अल्ट्रावायलेट लाइट जो आप इसके ऊपर डाल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है?
ऐसा क्यों हो रहा है कि ये इसमें जब आप अल्ट्रा वायलेट लाइट इसके ऊपर डाल रहे हैं तो इस अल्ट्रा वायलेट लाइट का कुछ अमाउंट तो ये चीज़ एब्जॉर्ब कर रही है और कुछ अमाउंट जो है इसमें से गुज़र जाता है, पास हो जाता है, दूसरी तरफ निकल जाता है, इमिट हो जाता है, खारिज हो जाता है। ये बात ज़हन में रखिएगा। उसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये किससे मिलके बनी है? ये मॉलिक्यूल्स से मिलके बनी है। ये मॉलिक्यूल्स से मिलके बनी है। मिसाल के तौर पर इथेनॉल को ही ले लेते हैं, CH3 CH2 और OH, ये मॉलिक्यूल। तो इस चीज़ के अंदर ये अगर इथेनॉल है तो इसके अंदर ढेर के हिसाब से ये ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस जो हैं ये मॉलिक्यूल इथेनॉल के वो मौजूद हैं। अब जब हम ये कह रहे हैं कि अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है वो इससे टकराई है जाके, इस चीज़ ने अल्ट्रा वायलेट लाइट के कुछ अमाउंट को एब्जॉर्ब किया है और कुछ जो है उसको, कुछ अमाउंट को इसने एब्जॉर्ब नहीं किया, दूसरी साइड पे निकल गया। तो कौन है इसके अंदर जो कि एब्जॉर्ब कर रहा है इस अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को? वो ये मॉलिक्यूल्स हैं, वो ये मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, इन मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या है? एटम्स हैं। इन मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या हैं? एटम्स हैं। और एटम्स के दरमियान क्या मौजूद हैं? बॉन्ड्स मौजूद हैं। और बॉन्ड्स बने कैसे हैं? जब एटम्स ने इलेक्ट्रॉन्स जो है, या तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की है, एटम्स ने आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की है, या फिर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया है, उसी सूरत में बॉन्ड बने हैं। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट अब मौजूदा जो है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो दोहरी शख्सियत रखता है, पार्टिकल की भी, वेव की भी। हम इसको वेव पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखते हैं। और इसी को, इलेक्ट्रॉन को हम क्या नाम देते हैं? हम नाम देते हैं ऑर्बिटल का। ऑर्बिटल इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा आपके लिए, मैं इसको दूसरे लफ्ज़ों में बता देता हूँ आसान करके, क्योंकि ये बात तो मैं फर्स्ट ईयर के अंदर तफसील से बता चुका है जब हमने ये थ्योरीज़ की थी। उसी को दोबारा रिकॉल करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मौजूद है? ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल क्या है? वो स्पेस है, स्पेस, 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 वो स्पेस जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब ज़रा मेरी बात को समझिएगा, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, जब इस सैंपल से टकरा रही है, हमारी आंख तो ये देख रही है कि इस सैंपल से टकरा रही है, खैर हमें अल्ट्रा वायलेट लाइट भी नज़र नहीं आ रही। इससे जब ये टकरा रही है तो इस हमारी डिवाइसेस बता रही है, ठीक है, हमारी डिवाइस जो है वो बता रही है कि कुछ अमाउंट अल्ट्रा वायलेट का इसने एब्जॉर्ब कर लिया और कुछ जो है इसमें से पास आउट हो गया, दूसरी साइड पे निकल गया। तो ये किससे मिलके बना है भाई? ये मॉलिक्यूल्स से मिलके बना है। मॉलिक्यूल किससे मिलके बने हैं? एटम्स से। एटम्स के दरमियान क्या है? बॉन्ड मौजूद हैं। बॉन्ड किस तरह से बनते हैं? जब एटम्स आपस में मिलते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स की या तो शेयरिंग करते हैं या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं, इसके नतीजे में ये बॉन्ड बनते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद होते हैं? ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल क्या है? वो स्पेस है जिसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो जब एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अकेला थोड़ी ना जाएगा, नहीं, अपने इस स्पेस के साथ जाएगा, जिसको हम कह रहे हैं ऑर्बिटल। ये स्पेस इसकी जान नहीं छोड़ेगा इलेक्ट्रॉन की। तो जब दो एटम जो है वो बॉन्ड बनाते हैं इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की सूरत में या ट्रांसफ़र की सूरत में, तो उस बॉन्डिंग में ये ऑर्बिटल्स का भी अमल दखल होता है। बल्कि हकीकत बताऊँ आपको तो ये ऑर्बिटल ही आपस में इंटरेक्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉन का तो हमें पता ही नहीं लगता ना कि वो हैं कहाँ पर हैं, इसी स्पेस के अंदर कहीं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बात जहन में रखिएगा। तो दोबारा यहाँ पर आ जाते हैं। अब ये नुक्ता समझने की ज़रूरत है कि इसके अंदर कुछ तो अमाउंट एब्जॉर्ब हो गया और कुछ जो है दूसरी साइड पर निकल गया। उसकी वजह यह है इंटेंसिटी। ये अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है, ठीक है, और हमारे पास दूसरी लाइट्स जो हैं, चाहे विजिबल हों इनविजिबल हों, उनके पास स्पेसिफिक अमाउंट होता है एनर्जी का। और जो जितनी ज़्यादा एनर्जेटिक होगी, अल्ट्रा वायलेट हो, विजिबल हो, कोई सी भी हो, ठीक है, जितनी ज़्यादा एनर्जेटिक होगी उतनी ही ज़्यादा वो फ्रीक्वेंट होगी। क्या मतलब हुआ इस बात का? इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, इसको अगर मैं घुमा के बात करूँ तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी जिसकी,
उतनी ही ज़्यादा, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का मतलब उतनी ज़्यादा वो फ्रीक्वेंट होगी। अगर तेज़ी से हरकत कर रही है तो इसका मतलब क्या, वो उतनी ही ज़्यादा एनर्जेटिक है। एनर्जेटिक किसको बोलते हैं भाई, उसी को बोलते हैं ना जो तेज़ी से हरकत करता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये वेव्स की अभी आपने दुनिया सुनी है, सारी की सारी विजिबल और इनविजिबल लाइट्स के जो आपने नाम सुने हैं, सब की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। कुछ जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होती हैं, कुछ कम फ्रीक्वेंट होती हैं, कुछ उससे कम फ्रीक्वेंट होती हैं। मतलब फ्रीक्वेंसी किसी की बहुत ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, किसी की और कम होती है। वजह एनर्जी, जिसके पास जितनी ज़्यादा एनर्जी है वो उतनी ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, उसकी उतनी ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर ये बात है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी का मैच होना ज़रूरी है। फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी का मैच होना ज़रूरी है। ये एनर्जी जो ये लेके जा रही हैं अल्ट्रा वायलेट लाइट और विजिबल लाइट भी, ये क्या करेंगी, ये सीधी जाएंगी इस चीज़ के अंदर, इसके मॉलिक्यूल्स में, इसके एटम्स में, इसके बॉन्ड्स में, और उस जगह पर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं ये सीधी जाके उनको हिट करेंगी। और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। क्या करेंगे, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। लेकिन सबको नहीं कर पाएंगे, सबको नहीं कर पाएंगे। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स शेल्स में होते हैं ना, शेल्स, सब शेल्स, ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो पहले शेल के अंदर है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो दूसरे शेल के अंदर है, तीसरा इलेक्ट्रॉन जो तीसरे शेल के अंदर है, इनकी एनर्जी अलग अलग है। यहाँ पर एनर्जी का मैच होना ज़रूरी है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का मैच होना ज़रूरी है। जब तक फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी ये करेगा ही नहीं इसको एब्जॉर्ब, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये जो अल्ट्रा वायलेट लाइट आ रही है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पर मौजूद किसी इलेक्ट्रॉन के साथ मैच होनी चाहिए। सपोज़ करते हैं कि पहले शेल वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस अल्ट्रा वायलेट लाइट की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। तो अगर मैच करती है तो फिर क्या होगा, ये इस एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद करता रहेगा, फिर क्या होगा, एक्साइटेड हो जाएगा। इसके अंदर इतनी एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाएगी अब कि ये क्या होगा कि फिर यहाँ से ये जंप करके दूसरे एनर्जी लेवल की तरफ चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरे एनर्जी लेवल की तरफ चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से फिर क्या होगा, दोबारा यहाँ पर आ जाएगा। याद है ना नील बोर ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था वो बड़ी हद तक सही था। ये बात उसकी सही थी कि इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड और डी एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब यहाँ आया और यहाँ से यहाँ वापस आया है, तो अब क्या, यहाँ से आने के बाद यहाँ चला गया, यहाँ से आने के बाद दोबारा वापसी इसने अपनी पुरानी जगह पर की। तो वापस आते हुए क्या किया इस इलेक्ट्रॉन ने, जितनी एनर्जी इसने अल्ट्रा वायलेट लाइट की एब्जॉर्ब की थी वो सारी की सारी ये निकाल देगा बाहर, ये निकाल देगा बाहर। और यही एनर्जी जब आगे एक स्क्रीन पे जाएगी ना, तो इस स्क्रीन के ऊपर हमें एक मिलेगा ग्राफ, इस तरह का एक ग्राफ मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात आप? ये इस स्क्रीन के ऊपर एक ग्राफ जो हमें मिलेगा, ये पीक्स जो हमें नज़र आएंगी, ये हमें मालूमात देंगी इसकी कि ये जो है इलेक्ट्रॉन, ये जब बॉन्ड इसने बनाया हुआ था तो इसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ था या ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ था, ये मालूमात हमें ये स्क्रीन देगी। और इसके ऊपर ये जो ग्राफ्स बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ से हमें पता चलेगा। समझ में आई बात? नहीं आई, वीडियो को दोबारा बैक करें और इस चीज़ को समझें कि इस सैंपल के अंदर हो क्या रहा है जब ये अल्ट्रा वायलेट लाइट इसके ऊपर पड़ रही है। इसी तरह अल्ट्रा वायलेट लाइट की मैंने आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी नहीं है इसकी भी, ये भी जहन में रखिएगा। अल्ट्रा वायलेट लाइट की रेंज है, इसकी रेंज है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इसकी कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं। किस हद तक बढ़ा सकते हैं, किस हद तक घटा सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। इसकी फ्रीक्वेंसी को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा करेंगे तो इसके ऊपर फ़र्क किसके ऊपर पड़ेगा, एनर्जी के ऊपर। ऑब्वियस सी बात है ना कि ये अल्ट्रा वायलेट अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंट करनी है, ज़्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, तो इसकी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। ये हम काम कर सकते हैं।
और अगर इसको हमें जो है वो कम फ्रीक्वेंट करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम करनी है, तो फिर हमें इसकी एनर्जी जो है वो कम करनी पड़ेगी। तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी। अच्छा, एक और चीज़ है जिसका इन दोनों चीज़ों से ताल्लुक़ है। फ्रीक्वेंसी और एनर्जी को तो फ़िलहाल आप एक ही नाम दीजिए ना, ठीक है। तो मैं फ्रीक्वेंसी का वर्ड इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं एनर्जी का वर्ड इस्तेमाल करूँगा, या चलें फ्रीक्वेंसी का कर लेता हूँ। तो ये जो है हमारे पास एक और चीज़ है जिसका इस फ्रीक्वेंसी के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है, उसको हम कहते हैं वेवलेंथ, जिसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको लैम्डा कहते हैं। वेवलेंथ, जितनी बड़ी वेवलेंथ होगी उतनी ही उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, जितनी कम वेवलेंथ होगी उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। इन्वर्स रिलेशनशिप है इसकी, नोट कर लीजिए ज़रा, क्या है इन्वर्स रिलेशनशिप। दो बातें मैंने अभी बताई, एक तो ये कि यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है इसकी फ्रीक्वेंसी हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरी बात मैंने बताई है कि इसकी फ्रीक्वेंसी की लिमिट है, और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी की लिमिट है जैसे, और ताल्लुक़ मैं आपको बता चुका हूँ फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक़ वेवलेंथ के साथ, अल्टीमेटली फिर वेवलेंथ की भी लिमिट हो जाएगी। वो इसकी वेवलेंथ की, अल्ट्रावायलेट लाइट की लिमिट क्या है, और वेवलेंथ क्योंकि डिस्टेंस है तो वो उसके लिए यूनिट जो हम लेते हैं वो नैनोमीटर लेते हैं, नैनोमीटर। तो इस तरह से इसकी लिमिट है, इसकी वेवलेंथ की भी हम कम या ज़्यादा तो कर सकते हैं। और कितनी लिमिट है भाई, क्या बता रहा है यहाँ पर ये कि 200 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर तक अल्ट्रावायलेट लाइट की। जगह बनाएं थोड़ी यहाँ पहले, अल्ट्रावायलेट लाइट की इसकी लिमिट क्या है, कितनी वेवलेंथ है, 200 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर तक। बस इसी के अंदर आप छेड़छाड़ कर सकते हैं इसके साथ, इसी वेवलेंथ को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिसका अल्टीमेटली असर किसके ऊपर पड़ेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। और फ्रीक्वेंसी पर असर पड़ेगा तो मतलब एनर्जी पे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। अगर आपने इस रेंज से इसको बाहर निकालने की कोशिश की 200 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर, तो ये अल्ट्रावायलेट लाइट रहेगी ही नहीं, ये इस रीजन से निकल जाएगी। आप चाहें तो इसकी वेवलेंथ जो है वो 250 कर दें, चाहें तो 300 कर दें। समझ में आ रही है बात आपको। तो ये कम ज़्यादा होती है। इसी तरह बिल्कुल जिस तरह किचन के अंदर चूल्हे पे आग हम कम ज़्यादा करते हैं ना, हीट बढ़ा देते हैं, हीट घटा देते हैं, चूल्हे की आंच जो होती है ज़्यादा करते हैं, कम करते हैं। समझ में आ रही है बात आपको। बिल्कुल इसी तरह इसकी एनर्जी अल्ट्रावायलेट लाइट की हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। मतलब इसकी वेवलेंथ ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, उसकी वजह ये सैंपल है। इसमें मौजूद मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूल में मौजूद एटम हैं, एटम में मौजूद बॉन्ड्स हैं, और बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स में हैं, इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स में हैं। इनको एनर्जी लेवल क्यों कह रहे हैं हम, हकीकत बात आपको बताऊं कि इलेक्ट्रॉन को हम पार्टिकल के तौर पे देखते हैं ना, ये मैंने छोटी सी बॉल बनाई हुई है। इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनिएगा आप बात मेरी, इलेक्ट्रॉन और ये जो अल्ट्रावायलेट लाइट है ये भी क्या है, एक वेव है ना, बेसिकली रेडिएशन है, रेडिएशन है, या लाइट की ही एक किस्म है। आसान लफ्ज़ों में ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो आपको गोल गोल नज़र आ रहा है, ये भी एग्जैक्टली बिल्कुल लाइट की ही एक किस्म है। अब लड़िएगा नहीं मुझसे, ठीक है, समझाने के लिए मैंने आपको कहा ये भी लाइट की ही एक किस्म है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ भाई क्योंकि वो सारी खसूसियात इस इलेक्ट्रॉन के अंदर है। जो गोल गोल नज़र आ रहा है ये इस तरह नज़र नहीं आता। इस तरह अल्ट्रावायलेट लाइट वेव्स की शक्ल में है, विजिबल लाइट वेव्स की शक्ल में है, रेडियो वेव्स वेव्स की शक्ल में है, गामा रेज वेव्स की शक्ल में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। एग्जैक्टली आप एटम को देखेंगे, इस एटम के अंदर इस इलेक्ट्रॉन को देखेंगे तो यही आपको वेव्स वहाँ नज़र आएंगी, वेव्स नज़र आएंगी आपको। और अगर वेव्स नज़र आ रही हैं इस इलेक्ट्रॉन की जगह पर आपको एटम के अंदर,
तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी, इसकी एनर्जी भी होगी, इसकी वेवलेंथ भी होगी, इसका वेव नंबर भी होगा। ऐसी बात है ना, बिल्कुल यही बात है। तो कितनी सिमिलैरिटी है इसके अंदर और इसके अंदर। इनमें और इनमें सिर्फ फ़र्क इतना है पार्टिकल टाइप का। यहाँ जो पार्टिकल मौजूद है इस वेव के साथ उसको फोटोन कहा जाता है। यहाँ पे जो पार्टिकल मौजूद है इस वेव के साथ उसको इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। बत्ती जल रही है, ठीक है, और जलेगी। तो बात यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर इंटरेक्शन जो हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है, इस सैंपल के अंदर, इस सैंपल के साथ। अब इसकी अगर मैं कम ज़्यादा, अब यहाँ पर ये अलग एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये भी है ऐसा ही। तो इसकी जो रेंज है, मैंने कहा मैच करना चाहिए फ्रीक्वेंसी का मैच होना ज़रूरी है। सपोज़ करते हैं यहाँ पर 200 से लेके 400 तक, ये 250 वाली है, आपने इस रेंज को रखा है और इस अल्ट्रा वायलेट लाइट को आप इसके ऊपर मारते हैं। अब इसकी रेंज जो है वो 250 नहीं है, 250 नहीं है, इसकी जो है वो 100 है, मिसाल के तौर पर 100 नैनोमीटर है। इस वेव की, जिसको मैं इलेक्ट्रॉन कह रहा हूँ, इसकी वेव लेंथ 100 नैनोमीटर है। तो क्या होगा, ये जो अल्ट्रा वायलेट लाइट है ये इसमें से गुजर जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन इसको एब्जॉर्ब करेगा ही नहीं। एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा तो एक्साइटेड भी नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो एक्साइटेड भी नहीं होगा। क्यों? फ्रीक्वेंसी का मैच होना ज़रूरी है, फ्रीक्वेंसी का मैच होना ज़रूरी है। और जब इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो गई तो फिर क्या होगा, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और फिर इस शेल से निकल के इस शेल के ऊपर, इस शेल में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है सब आपको? अब ज़रा अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का बुनियादी मकसद क्या है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ये आपको नहीं बताएगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड बताएगा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बताएगा, यही बात है। अब आपको समझ में आया कि ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को क्यों नहीं डिटेक्ट करेगी? क्योंकि भाई सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं उनका जो एनर्जी लेवल है वो अल्ट्रा वायलेट लाइट और विजिबल लाइट आपको पता है ना, विजिबल लाइट मैंने बताया इसकी रेंज 400 से 800 नैनोमीटर के दरमियान है। इसकी वेवलेंथ जो है विजिबल लाइट्स की कितनी है? 7 है ना। वेबग्योर जिनको हम कहते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन सब की जो कलेक्टिवली रेंज बनती है वो उनकी वेव्स की फ्रीक्वेंसी कितनी, वो उनकी कितनी वेवलेंथ बनती है? 400 से लेके 800 के दरमियान की रेंज होती है, और ये 200 से लेके 400 तक। अब क्या हो रहा है, जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है उसको बनाने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो जिस एनर्जी लेवल के अंदर है वो बहुत हाई एनर्जी है, वो 1200 नैनोमीटर वाली है, 1200 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली है ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन। 1200 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाले क्या होगा, बहुत हाई है, डिटेक्ट ही नहीं करेगा, एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा। ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं करेगा अल्ट्रा वायलेट को ना विजिबल लाइट को, इनकी रेंज ही नहीं बनती है, रेंज ही नहीं बनती। समझ में आ रही है बात आप? ये वो टेक्निकल नुक्ता है। हाँ, अब डबल बॉन्ड को देखें आप, ट्रिपल बॉन्ड को देखें, या फिर कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स को देखें, इनकी जो एनर्जी का लेवल है, अब ये डबल बॉन्ड की हम बात करें या ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, इनको बनाने वाले तो इलेक्ट्रॉन्स ही हैं ना। और ये कब होता है? जब बॉन्ड मेकिंग होती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये जिन एनर्जी लेवल के अंदर होंगे, वो किस रेंज में मैच कर रहे हैं? वो इसी रेंज में मैच कर रहे हैं, 400 से लेके, बल्कि इसको यूँ करना चाहिए क्योंकि अल्ट्रा वायलेट विजिबल है ना, दोनों हम ले रहे हैं, तो 200 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर के दरमियान की रेंज में डबल बॉन्ड भी आ जाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाता है। ये डिटेक्ट हो जाते हैं। कैसे डिटेक्ट हो जाते हैं? इस रेंज के दौरान कोई अल्ट्रा वायलेट या विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी इनके साथ मैच करती है, इस रेंज के दौरान कोई वेवलेंथ जो है वो इनसे मैच करती है, इस वेव के दौरान एनर्जी लेवल कोई इनसे मैच करता है यहाँ पर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के साथ। डबल बॉन्ड बनाया हुआ इलेक्ट्रॉन्स ने, और ट्रिपल बॉन्ड तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। समझ में आ रही है बात? ये वजह है। और ये क्या करेंगे फिर, जब ये डबल
डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाने में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, वो जिन एनर्जी लेवल्स में मौजूद हैं, वो जिन ऑर्बिटल्स में मौजूद हैं, वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करेंगे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के अंदर और विजिबल रेडिएशन के अंदर जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करेंगे। फिर क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे और फिर क्या करेंगे, वहाँ से जब वापस आएंगे तो फिर जितनी एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब की थी इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में और इसके अंदर, उसको क्या करेंगे, खारिज कर देंगे, बाहर निकाल देंगे और वो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर नज़र आ जाएगी हमें इस ग्राफ की शक्ल में। ये वाला ग्राफ सपोज़ करते हैं कि ये डबल बॉन्ड के लिए है और ये वाला ग्राफ जो है छोटा वाला ये ट्रिपल बॉन्ड के लिए। व्हाटएवर कोई भी हो, मकसद तो आपको समझाना है सिर्फ, ठीक है भाई। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के हवाले से हमारे पास जो है वो थ्योरीज़ मौजूद हैं। आपको पता है कि हमने जो है बहुत सारी थ्योरीज़ जो हैं वो पढ़ी हैं। एक थ्योरी है हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। एक ये VBT कहलाती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब कुछ थ्योरीज़ को ज़रा देख लें ताकि आपको समझ में आ जाए यहाँ पर, क्योंकि फिर अभी मैं अगर बात करूँगा ये जो आपकी ये इसके अंदर अल्फ़ा ये सिग्मा पाई बॉन्ड ये आपकी सर पे से गुजर जाएगा, ठीक है। तो पहले जो आई थी हमारे पास VBT, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स को लेती है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करती है। और एक है हमारे उसके बाद और एडवांस थ्योरी आई थी जिसको हम कहते हैं MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात करती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात करती है। और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं इनके बारे में बोलती है कि ये 2 किस्म के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको स्टार की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो MOT जो है इसको थोड़ा सा आपको समझना ज़रूरी होगा, ज़्यादा नहीं, मैं थ्योरी नहीं समझा रहा, इसकी बुनियादी बातें, ताकि आपको ये ट्रांजिशन समझ में आए। इलेक्ट्रॉन्स जो जंप कर रहे हैं ना लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक, तो ये एनर्जी लेवल जो हम बोल रहे हैं, एनर्जी लेवल, ये एनर्जी लेवल क्या है, ये एनर्जी लेवल यही है। ये क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये O नज़र आ रहा है आपको, ये O नज़र आ रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्बिटल को। तो एनर्जी लेवल की आप बात करें या ऑर्बिटल की बात करें, ये वो स्पेस है जहाँ पर क्या मौजूद है, इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सिर्फ आपको इतना बताती है कि एक तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ये आपको ये बताती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, कि जब भी 2 एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट होते हैं, वो असल में इंटरेक्ट होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है, ठीक है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है, और इसके अंदर एक ही न्यूक्लियस जो है वो इन्वॉल्व होता है, ये बड़ी पते की बात, एक ही न्यूक्लियस सिर्फ इन्वॉल्व होता है, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। बहरहाल तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता इसके लिए, क्योंकि ये मैं कर चुका हूँ पहले, फर्स्ट ईयर की मैंने जितनी वीडियोस बनाई हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह वो आप देखिए, उसमें तफसील से मैंने इसको समझाया है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि, अब यहाँ थ्योरी को भूल जाए, मेरी बात सुनो, ये चीज़ है मार्कर, ठीक है किससे मिलके बना है, मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल किससे मिलके बने हैं, एटम से। और एटम्स मिले हैं आपस में तो बॉन्ड बना है, और उन्हीं एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, वो मिले हैं आपस में तो बॉन्ड बना है। बल्कि इन्हीं एटम्स के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं वो मिले हैं आपस में तो बॉन्ड बना है। इलेक्ट्रॉन का नाम नहीं लिया मैंने कहा कि ऑर्बिटल्स आपस में मिले हैं तो बॉन्ड बना है। मैंने ये नहीं कहा इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिले हैं, मैंने ये नहीं कहा इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, मैंने ये नहीं कहा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है, नहीं भाई, सोच बदली है अपनी ज़रा। मैंने कहा ऑर्बिटल्स मिले हैं, एटम्स ने अपने ऑर्बिटल्स को या तो शेयर किया है या ऑर्बिटल्स को ट्रांसफ़र किया है। इन्हीं ऑर्बिटल्स के अंदर, इसी स्पेस के अंदर इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है। तो ये जो ऑर्बिटल हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती है, ये ऑर्बिटल बुनियादी तौर पर 2 किस्मों के होते हैं।
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन को स्पेस चाहिए रहने के लिए, तो ये जो स्पेस है इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, ये रहा, ये जो स्पेस है इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, ये रहा। आपको पता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के अंदर आ सकते हैं, आप चाहें तो एक कर दें। ये जो एरो नज़र आ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ ऑर्बिटल ऐसे होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT आपको ये भी बताती है, कुछ ऑर्बिटल ऐसे हैं जो कि नॉन बॉन्डिंग हैं, खाली पड़े हुए, सॉरी खाली नहीं पड़े हुए, बल्कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन तो मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन तो मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया। आपको पता है ना, 2 एटम जब आपस में केमिकल बॉन्ड बनाते हैं तो उसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स तो इंटरेक्ट नहीं होते ना, सिर्फ वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स ही आपस में केमिकल बॉन्ड बनाते हैं जब मिलते हैं, बाकी दूसरे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कुछ भी नहीं। तो वो जो बेकार पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे, वो जिन शेल्स में हैं, वो जिन एनर्जी लेवल्स में हैं, वो जिन ऑर्बिटल्स के अंदर हैं, उनको हम कहते हैं नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जिसको हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, नोट कर लीजिए, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अच्छा, अब जिन्होंने बॉन्ड बनाना है 2 एटम्स के दरमियान, जो 2 एटम्स हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मेकिंग कर रहे हैं, जो केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब उनके ऑर्बिटल्स जो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, वो ऑर्बिटल्स जो हैं वो 2 में से कोई एक हो सकते हैं, या तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये हैं वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिनके इलेक्ट्रॉन्स केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। ये वो हमारे पास है जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसके इस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो हैं लेकिन वो केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे। ठीक है, अब ये जो ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं ये 2 तरह से मिलते हैं, या तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, या फिर ये लेटरल या साइड वाइज, या ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे। मिसाल के तौर पर ये है, ये 2 ऑर्बिटल हैं, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहे हैं यहाँ से, इस तरह से, ये इसका हेड, ये इसका हेड, ये ओवरलैपिंग हो गई। ठीक है, इसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। अब MOT ये कहता है कि ये सिग्मा बॉन्ड जो है, ठीक है, यानी कि जिसने हेड टू हेड ओवरलैप किया है, ये 2 किस्मों का होगा। एक होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गई बात? और जब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इस सैंपल के ऊपर पड़ेंगी ना, इस सैंपल के अंदर जो इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर जो केमिकल बॉन्डिंग हुई हुई है, ठीक है, उस केमिकल बॉन्डिंग में अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो, उसने सिग्मा जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके इसके पास चले जाएगा। ये सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड को पूरा नाम क्या देंगे हम? सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड को हम देंगे सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये वाला, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पर आ जाएगा। जो कौन सा ऑर्बिटल है, इसको हम कहेंगे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये स्टार भी बना देंगे, तो ये हुआ सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो वो जो बोर का आपने मॉडल सुना था जिसके अंदर से एक शेल से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे शेल में चला गया और वापस आ गया, तो भाई वो वाली पुरानी बातों से निकल के आगे आ जाइए ज़रा। अब शेल वाली बात नहीं है, अब इन्हीं चीज़ों को हम एक और नाम देते हैं, ये तो ये सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तरफ इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। कब? जब वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। कब आएगा एक्साइटेड स्टेट में? जब अल्ट्रा वायलेट या विजिबल रेडिएशंस जो हैं एब्जॉर्ब करेगा ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
और कब एब्जॉर्ब करेगा, जब अल्ट्रावायलेट या विजिबल रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, उसकी एनर्जी मैच करेगी इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के साथ, तभी ये इसको एब्जॉर्ब करेगा और तभी ये करेगा। लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट की तरफ जाएगा, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ जाएगा, फिर ये वापस आएगा दोबारा, और जितना इसने एब्जॉर्ब किया था अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को या विजिबल रेडिएशन को, वो सारा अमाउंट ऑफ एनर्जी ये रिलीज़ करता हुआ आएगा, अपने अंदर से निकालता हुआ आएगा फोटॉन्स की शक्ल में। यही आगे स्क्रीन पे हमें नज़र आएंगे। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कौन सी जगह के होंगे ये बात मत भूलिएगा, जहाँ डबल बॉन्ड होगा और जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड नहीं। अब आप बोलेंगे सर हमें याद है यहाँ तो आपने डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो डबल बॉन्ड में तो सिग्मा बॉन्ड तो होता ही नहीं है। सब्र करें, पिक्चर अभी बाकी है भाई, अभी बाकी है। ये तो हमने हेड टू हेड ओवरलैप की बात की है। अगर ऑर्बिटल्स जो हैं वो साइड वाइज ओवरलैप करते हैं इस तरह से, ये कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है भाई, ये साइड वाइज ओवरलैप, कौन सा बॉन्ड बना है, ये पाई बॉन्ड बना है। ये तो पाई बॉन्ड यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है दो तरह के होंगे। कौन से, पाई बॉन्ड जो होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी। ठीक है, तो ये भी दो तरह के होंगे पाई बॉन्ड। लेकिन ये बात याद रखिएगा, जैसे हम कहते हैं ना कार्बन ने सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ बनाया, नो डाउट ये सिग्मा बॉन्ड बनाया, भले बॉन्डिंग हो भले नॉन बॉन्डिंग हो, सॉरी भले बॉन्डिंग हो भले एंटी बॉन्डिंग हो, नॉन बॉन्डिंग की बात नहीं कर रहा, नॉन बॉन्डिंग तो मैंने यहाँ अलग से किया। दूसरा जब ये बॉन्ड बनाएगा डेफिनेटली ये पाई बॉन्ड होगा, तीसरा ये बॉन्ड बनाएगा तो ये डेफिनेटली पाई बॉन्ड होगा। पहला हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है और वो हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं ऑर्बिटल्स। ठीक है भाई, ये बात हो गई। अब हम ज़रा ट्रांजिशन देख लेते हैं इसकी, कौन कौन सी हमारे पास ये ट्रांजिशन हो रही है और कौन कौन सी एनर्जी लेवल्स हैं, उनके इलेक्ट्रॉन कौन कौन से मैच कर रहे हैं। नोट करते रहिए। पहले एक पिक्चर बना दूं यहाँ, ये रही, इन्होंने बना के दिखाया हुआ है। ये पहले हमारे पास सिग्मा बॉन्ड दिखाया है, फिर पाई बॉन्ड दिखाया है, और उसके बाद ये, अच्छा याद रखिएगा भूलिएगा नहीं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, भूलिएगा नहीं। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये होगा। ठीक है भाई, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा भी हो सकता है और पाई भी हो सकता है, और इसकी पहचान इस पर स्टार बना हो। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा भी हो सकता है और पाई भी हो सकता है, इस पर स्टार नहीं बना हुआ होगा। तो ये देख लीजिए, ये जो है सिग्मा, पाई, और ये क्या है, नॉन बॉन्डिंग। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर ये आ जाता है हमारे पास, ये स्टार बना हुआ पाई, पाई कौन सा है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और उसके बाद ये आ गया हमारे पास, कौन सा वाला होगा, ये सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ जाएगा, ये यहाँ आ गया, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। बिल्कुल इसी तरह अगर हम पाई को देखें तो सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और सॉरी पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और कहाँ जाएगा, ये रहा, पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कुछ जो है हमारे पास ऐसी सिचुएशन भी होगी कि नॉन बॉन्डिंग से भी दोनों पॉसिबिलिटीज़ निकल सकती हैं। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये वाले नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनमें इलेक्ट्रॉन्स तो मौजूद हैं लेकिन उन्होंने कोई केमिकल बॉन्ड में हिस्सा नहीं लिया,
तो यहाँ से भी नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से भी इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, और इसी से निकल के किस में भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ भी आ सकता है, पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ठीक है। और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जा सकता है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है। ये ट्रांजिशन है इसकी सारी की सारी, ठीक है भाई। अच्छा, तो ये पॉसिबिलिटीज़ कब होगा ये, अच्छा ये जहन में रखिएगा, ये जो यहाँ से यहाँ लेके जा रहा हूँ, लोअर एनर्जी लेवल कौन से हैं, नीचे वाले। ये सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है ये लोअर एनर्जी स्टेट है, और ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है ये हायर एनर्जी स्टेट है। इस बात को याद रखिएगा, ये लोअर एनर्जी स्टेट है, ये हायर एनर्जी स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है, ना लोअर ना हायर, ये ग्राउंड स्टेट कहलाती है। यहाँ से अभी शुरू हुआ है मामला, इसको हम ग्राउंड स्टेट कंसीडर करते हैं, ठीक है भाई। अब ज़रा आप ये देखते हैं इसकी टाइप्स। यहाँ पर ये कह रहा है कि ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मे बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन। वैसे यही में है जो मैंने अभी आपको बनाई है ना पिक्चर, टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन का क्या मतलब है, टाइप ऑफ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है तब्दीली, तगय्युर, वेरिएशन, इसको ट्रांजिशन कहते हैं। किस में हो रहा है ये, इलेक्ट्रॉन में हो रहा है। ये कब हो रहा है, जब अल्ट्रावायलेट लाइट इसके ऊपर पड़ रही है या विजिबल लाइट इसके ऊपर पड़ रही है और अपनी एनर्जी इसके अंदर ट्रांसफ़र कर रही है। ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसमें क्या आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है इस इलेक्ट्रॉन में, तब्दीली आ रही है इस इलेक्ट्रॉन में, तगय्युर आ रहा है इस इलेक्ट्रॉन के अंदर, वेरिएशन आ रहा है इस इलेक्ट्रॉन के अंदर। किस पॉइंट ऑफ व्यू से वेरिएशन आ रहा है, पहले एनर्जी कम थी, अब एनर्जी बढ़ रही है क्योंकि एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये जो चेंज आ रहा है इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन। और ये फिर कहाँ जाएगा, इस एनर्जी स्टेट से निकल के हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा। तो ये जो ट्रांजिशन है हमारे पास, ये 4 किस्म की है जिनकी पिक्चर मैं अभी बना चुका हूँ, ठीक है। थोड़ी सी डिटेल सिर्फ ले लें। जब सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से निकल के इलेक्ट्रॉन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जंप करेगा इस ट्रांजिशन में, तो इसके लिए वेरी हाई एनर्जी, पहली बात बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी चाहिए। सपोज़ करते हैं कि हाई एनर्जी 1200, हाई एनर्जी की जो वेवलेंथ है 1200 नैनोमीटर की है, 1200 नैनोमीटर की। अब देख लीजिएगा, भूलिएगा मत, रेंज जो है दोनों की कलेक्टिवली, अल्ट्रावायलेट और विजिबल की जो रेंज है नैनोमीटर की, 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक की रेंज है। ये दोनों की मैं बता रहा हूँ, अल्ट्रावायलेट और विजिबल दोनों की बता रहा हूँ। अब ये क्या है कि अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन है, वो जंप करना चाहता है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी वेव्स चाहिए। उन्हीं की सिर्फ यहाँ पर मौजूद इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ पर मौजूद इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन जो है वो हल्की फुल्की रेडिएशंस को कबूल नहीं करेगा भाई, हाई एनर्जी चाहिए। अल्ट्रावायलेट नहीं चलेगी, इंफ्रारेड अल्ट्रावायलेट नहीं चलेगी, विजिबल लाइट भी नहीं चलेगी, इनकी रेंज ही इतनी है। इसकी रेंज तो मिसाल के तौर पे 1200 नैनोमीटर है, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए कि इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, 1200 नैनोमीटर। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके बराबर में से ही अल्ट्रावायलेट गुजर जाएगी, अल्ट्रावायलेट लाइट भी, विजिबल लाइट भी। ये मुंह नहीं लगाएगा ना अल्ट्रावायलेट लाइट को ना विजिबल लाइट को। और यहीं पर क्या मौजूद होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो मौजूद होता है। यही वजह है
कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड डिटेक्ट नहीं होता इस अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, ठीक है, क्योंकि उसकी रेंज में ही नहीं आती। कोई आपको दूसरा मेथड जो है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को डिटेक्ट करने के लिए। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास दूसरी टाइप की ट्रांजिशन है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से निकल के एंटी बॉन्डिंग पाई एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल तक की ट्रांजिशन अगर चाहता है, ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर ये सूट करता है, बिल्कुल यहाँ पर ये मेथड सूट करता है अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला। क्यों? क्योंकि ये इस रेंज में आता है। इसकी रेंज जो है वो हमारे पास कौन कौन सी है, ये बहुत आसान है। देखें 180 नैनोमीटर आ रहा है ना, देखें इसी रेंज में आ रहा है। 200 से थोड़ा कम है लेकिन चल जाएगा, क्योंकि इसकी रेंज 180 से कहाँ तक जा रही है, 180 से 320 तक, 180 से 320 नैनोमीटर तक की रेंज है इसकी। तो आसानी से ये इसके अंदर कवर हो जाएगी, आ रही है ना इस रेंज में। तो यहाँ पर, और इसमें है क्या हमारे पास, इसमें हमारे पास डबल बॉन्ड भी है, इसमें हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड भी है, ठीक है भाई। और एरोमेटिक रिंग्स को भी जो है ये डिटेक्ट कर लेगा, एरोमेटिक रिंग्स को, एरोमेटिक रिंग्स को भी, यानी कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स को भी ये डिटेक्ट कर लेगा। अच्छा, उसके बाद फिर तीसरा जो हमारे पास आता है वो ग्राउंड स्टेट से, वो था हमारे पास नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल n। यहाँ से कोई जो है वो अगर ट्रांजिशन करना चाहता है पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में, यहाँ नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन है, वो जंप करना चाहता है पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में, तो जंप कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो पहली बात है कि हीट्रो एटम्स होंगे। यहाँ जो हमने देखे थे वो सेम एटम्स थे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में। मिसाल के तौर पर कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन यहाँ पर पहली बात ये होगी कि हीट्रो एटम्स होंगे, डिफरेंट एटम्स होंगे। हीट्रो एटम्स मतलब डिफरेंट एटम्स होंगे। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो होगा लेकिन डिफरेंट एटम्स में। मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फ़र है। आपको पता है ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड सल्फ़र के साथ बना सकता है, ऑक्सीजन जो है वो, नाइट्रोजन जो है वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना सकता है। तो ये पोजीशन है, लेकिन ये हीट्रो एटम्स है तो ये यहाँ होगा। अच्छा, इसकी रेंज कितनी है, इसकी रेंज जो है, अच्छा इसमें आते कौन कौन से हैं, इसमें इसीलिए हीट्रो एटम्स में अल्डिहाइड आ जाते हैं, अल्डिहाइड, और जो है मार्कर में इंक भी ख़त्म हो रही है, और कीटोन, अल्डिहाइड और कीटोन, ठीक हो गया अभी। अच्छा, उसके बाद 200 नैनोमीटर से लेके 500 नैनोमीटर तक की इसकी रेंज है, तो ये भी डिटेक्ट हो जाएंगे। वो डबल बॉन्ड जो कि हीट्रो एटम्स में मौजूद हैं, ट्रिपल बॉन्ड जो कि हीट्रो एटम्स में मौजूद हैं, वो भी ये डिटेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आखिरी ट्रांजिशन देखते हैं। आखिरी ट्रांजिशन ये वाली, अब देख लीजिए, ये चौथी वाली। इसमें क्या है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके अगर जाएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में, लोअर एनर्जी स्टेट से, ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, तो इसके लिए डबल और ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, हीट्रो एटम्स, लेकिन कौन से वाले, हाँ इसके अंदर जो हमारे पास हीट्रो एटम्स आएंगे वो हमारे पास अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल वाले आएंगे, अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल। अगर आपको याद हो, अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल OH वाले वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है, ये वाला, ये नहीं है, ये नहीं है। तो आपको डबल और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ मिलेगा तो सही, लेकिन ये नहीं मिलेगा, कार्बोनाइल ग्रुप नहीं मिलेगा। कार्बोनाइल ग्रुप इससे पहले वाला ही हमारे पास था।
अच्छा, इसके अंदर जो रेंज है वो कौन सी रेंज है? इसके अंदर हमारे पास 150 से 300 नैनोमीटर तक है। 150 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर तक। ठीक है भाई, तो ये लेक्चर भी आपका तमाम हुआ। उसके बाद जो हमारे पास अगला टॉपिक है पार्ट 4 के अंदर हम देखेंगे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिसोनेंस NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, उसको देखेंगे। इसके बाद अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।